हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल अपन ने फ्रॉग स्टार्ट कर दिया था और इसमें मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी करा दिया था। आज जो बाकी सिस्टम्स हैं वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आप डायग्राम देख रहे हो किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहली बात तो कि इसमें बंद प्रकार का, अब आप जान गए बंद प्रकार का क्या होता है कि जब ब्लड वेन्स या जो वेसल्स हैं उनमें चलती है, उसमें बहती है बंद नलिकाओं में, तो उसे अपन बोलते हैं बंद प्रकार का। और फिर इसमें देखो क्योंकि आपको दिख रही है कि रेड कलर की और ब्लू कलर की, तो रेड तो है इसमें कौन सी, ब्लड, प्योर ब्लड के लिए, और ब्लू इसमें है वो कौन सा है, इम्प्योर ब्लड के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई आपको। फिर उसके बाद में यहाँ देखो, अगर अपन देखते हैं तो इसमें दो तरीके का ब्लड, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर और इम्प्योर से केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि प्योर मतलब ऑक्सीजन है और इम्प्योर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या कहलाती है, इम्प्योर। अब यहाँ पे देखो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर इसके हार्ट में दो तो होते हैं आलिंद, जिसे बोलते हैं आर्टियल, और एक होता है इसमें वेंट्रिकल। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो आलिंद है उसमें तो रक्त अलग अलग होगा, शुद्ध अलग होगा, अशुद्ध अलग होगा, लेकिन इसकी जो निलय है उस निलय में आपको एक साथ मिश्रित हो जाता है। तो जैसे अपने में फिल्टर हो जाता है, लेकिन यहाँ फिल्टर नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। तो इसलिए जो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है। बाकी इसका जो परिसंचरण तंत्र है, इसमें आपको हृदय मिलेगा, रक्त वाहिकाएं मिलेंगी, रुधिर मिलेगी और सभी तरह की चीजें। तो एक विकसित प्रकार का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, परिसंचरण तंत्र। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं हृदय की संरचना। अब देखो मैं आपको इसमें हृदय की संरचना दिखा रही हूँ। एक तो इसका डोर्सल व्यू है, डोर्सल व्यू मतलब पृष्ठ, और एक है वेंट्रल यानी कि अधर भाग पे। तो यहाँ पे दोनों आपको एक साथ दिखा रही हूँ। तो ये वैसे अगर आप देख रहे हो तो कैसा शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है इसमें। और सबसे बड़ी बात, इसमें 3 कक्ष होते हैं, यानी दो तो हो गए ऑरिकल और एक हो गया वेंट्रिकल। फिर उसके बाद में देखो ये चारों तरफ से एक जो है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से ढका रहता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर उसके बाद में देखो कि इसके ऊपर आपको एक ट्रायंगल शेप का दिख रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिरा कोटर या साइनस वेनोसम। और जो दूसरी तरफ है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको यू शेप की एक थैली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धमनी शंकु या आपका ओरेटा। मतलब कि इसके अंदर तो आपका जितने इसका जो भी प्योर ब्लड है वो इकट्ठा होगा, और जो ये आपके डोर्सल व्यू पे दिख रही है ये कौन सा है, सिरा है, कोटर है, तो इसमें सारा अशुद्ध रक्त यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद में देखो, अगर अपन देखते हैं तो अपने मनुष्य में भी और मेंढक में भी, दोनों में ही जो शुद्ध रक्त लेके जाता है वो कौन लेके जाता है, आर्टरी या धमनी। तो इसे तो अपन बोलते हैं धमनी तंत्र। और इसीलिए जो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, धमनी कांड, जो ये यू शेप का दिखाई दे रहा है। उसके बाद में उसके अपोजिट जब अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, तो वो कौन लेके जाते हैं, सिराएं। तो उसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिरा तंत्र या वीनस सिस्टम। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद होता है, जो लंग्स में वेन्स होती हैं उसमें शुद्ध की जगह वो अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त होता है, जबकि जो उसकी धमनी होती है फुफ्फुस धमनी, उसमें यह आप अपवाद हर समय याद रखना कि फुफ्फुस धमनी में शुद्ध की जगह अशुद्ध यानी कि ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त मिलेगा। और अगर हम वीनस की बात करते हैं, वेन की बात करते हैं, पल्मोनरी वेन की, तो उसमें क्या होगा, आपको अशुद्ध की जगह शुद्ध मिलेगा। तो ये यहाँ पे अपवाद या एक्सेप्शन है।
फिर उसके बाद में अपन थोड़ा सा इसके रक्त के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलेंगे, जैसे कि अपने मनुष्य के में मिलते हैं। और अगर कलर आप देखते हो तो इसमें भी हीमोग्लोबिन होता है, जिससे कि ये रेड कलर का इसका दिखाई देता है। फिर यहाँ पे देखो, ये ध्यान आपको रखना है कि हमारी जो आरबीसी है उसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिर अपन थोड़ा सा लसिका का देख लेते हैं। तो इसमें जो लिम्फ है वो लिम्फ इसके ब्लड के साथ ही है, अलग नहीं है। तो अपन दोनों एक साथ ही देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद में अगर अपन इसका फंक्शन देखते हैं तो परिसंचरण तंत्र का यही फंक्शन है कि जो भी सामान है उन सारे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और उसमें जो है हृदय एक पंप क्रिया का कार्य करता है, जिससे कि एक प्रेशर से ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब देखो, अगला है इसमें उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे भी सिंपल से ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो इसमें आपको किडनी दिखाई दे रही है, दो वृक्क हैं, यानी कि एक पेयर के रूप में यहाँ पे किडनी होती है। और उसके अलावा उन किडनी से दो आपको नली जैसी निकल रही है, उसे बोलते हैं यूरिटर या मूत्र वाहिनी। उसके बाद में दोनों किस में जाके खुल रही हैं, रेक्टम में। तो मूत्राशय या उसमें खुलती है। और उसके बाद में जो है यूरिनरी ब्लेडर है, उसमें यूरिन भरा रहता है, और जब आवश्यकता होती है तब इसमें एनस या अवस्कर द्वार से बाहर निकाला जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी संरचना है। अब इसमें देखो, जो किडनी है वो किडनी रेड कलर की स्ट्रक्चर होती है, किडनी शेप्ड, मतलब बीन शेप्ड होती हैं। और इन्हीं में जो ब्लड है, और ब्लड किस रूप में आता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो रीनल आर्टरी, यानी कि इससे ब्लड आता है। और इस ब्लड में जो भी एक्सक्रीशन वाला पार्ट होता है, चाहे वो यूरिया हो, चाहे ग्लूकोज हो, या जो भी चीज़ है, वो सारी की सारी यहाँ पे आती है। और फिर यहाँ पे उसको फिल्टर या छाना जाता है। और छानने के बाद में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और इसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, क्योंकि ये यूरियोटेलिक है हमारी तरह ही। तो उसी तरीके से जो है इसमें यूरिया है, उस यूरिया को छान के पानी में मिक्स करके यूरिन के रूप में यहाँ पे बाहर निकाला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हमारे मनुष्य में होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक सिस्टम बिल्कुल लाइट प्रकार का है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक पेयर इसमें किडनी होती है, एक पेयर यूरिटर होता है, फिर उसके बाद में रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये इस तरीके से एक सिंपल सा यहाँ पे सिस्टम होता है। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसमें भी केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र होता है, यानी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और फिर थर्ड होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे भी जो इसका सिस्टम है पूरा तंत्रिका वाला, वो 3 में डिवाइडेड है। और जो केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें जो है क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या हमारे में भी यही है। जिसमें भी आप देखोगे तो उसमें आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो आप किस में करोगे, सीएनएस में। और पीएनएस में आप करोगे जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, चाहे वो सेंसरी हों, चाहे वो मोटर हों, चाहे वो और भी हों, तो वो आएगी। फिर उसके बाद में ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस में वो होती है जो कि अचानक क्रियाएं होती हैं, और इसमें वो तंत्रिकाएं काम करती हैं। और ये मान के चलिए कि एएनएस में आपको ब्रेन की जगह जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ज़्यादा एक्टिव मिलेगा, और उससे ये कार्य यहाँ पर होगा। अब अपन थोड़ा, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो अपन थोड़ा सा इसका ब्रेन का देख लेते हैं कि ब्रेन जो है सबसे हार्ड पार्ट होता है, और ये एक मजबूत बोन से, जिसे अपन कपाल या स्कल बोलते हैं, उसके अंदर ढका हुआ होता है। तो इसको आप ब्रेन बॉक्स कह सकते हो, कपाल को या स्कल को। फिर उसके बाद में अगर अपन इसकी स्थिति देखें तो ये जो है 3 भागों में विभक्त है। अब जो नीचे आप डायग्राम दिख रहे हो, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी कि अग्र, मध्य और पश्च 3 में है।
फिर अगर आप अग्र में देखते हो 4 बेन में, तो यहाँ पे आपको 1 पेयर घ्राण पालियां यानी कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं जो नाक से सूंघने का काम करते हैं। फिर इसमें देखो एक जुड़ा हुआ आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेरेब्रम, जिसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और ये सबसे बड़े आकार का होता है। और उसके बाद में फिर है इसमें अग्र मस्तिष्क पश्च यानी डाइसेफेलोन, तो ये तो आपके हो गए अग्र मस्तिष्क के। फिर उसके बाद में अगर अपन मध्य की बात करते हैं तो इसमें आपको एक बड़े से 2 गोले दिखाई दे रहे हैं, वो होते हैं दृक्पाली या ऑप्टिक लोब्स। फिर उसके बाद में देखो पश्चिम मस्तिष्क है, जो हाइंड ब्रेन है, उसमें आपको मिलेगा सेरेबेलम है। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा अनुमस्तिष्क या सॉरी मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे चालू हो जाती है। जो ऊपर वाले डायग्राम में आप देखो कि पहले ऊपर ब्रेन है और उसके बाद में फिर उसके जो डॉर्सल पार्ट है, जो पीठ वाला या बैक पोर्शन है, उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती हैं, उनको तो स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और जो ब्रेन से निकलती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। तो इस तरीके से ये पूरा सा सिस्टम है। उसके अलावा देखो इसमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं, लेकिन आपके उसमें नहीं है कोर्स में, बस आपको नाम ध्यान रखना है। पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल है। फिर उसके बाद में एड्रिनल है। फिर फीमेल मेल जो है लैंगिक जो सेक्स ऑर्गन है वो हैं, और पेनक्रियाज है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है इसमें जो अपने में जितनी एंडोक्राइन या अंतःस्रावी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर भी स्थित होती हैं। अब देखो फिर है संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन, तो इसमें भी आपको सारे ही मिलेंगे। जैसे स्किन है तो वो स्पर्श के लिए है, फिर उसके मतलब टच के लिए। फिर उसके बाद में अगर स्वाद के लिए देखते हो तो टेस्ट बड्स हैं, तो वो आपको जैसे अपने जीभ वगैरह में होती है उसी तरीके से। फिर स्मेल के लिए इसमें नाक या उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, उससे पता लगता है। फिर अगर देखने के लिए आप देखते हो तो इसमें आईज हैं, और सुनने के लिए इसमें क्या है, कान। तो पांचों जो हमें सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इसमें भी हैं। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, तो ये यहाँ पे। अब देखो कि जो कान होते हैं, ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो कान है वो देखने के साथ साथ बॉडी बैलेंस का भी काम करते हैं। तो इसलिए ये इसमें जो कान है वो बहुत ज़्यादा विकसित प्रकार के होते हैं। हालांकि अपने जैसे इसमें पिन्ना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर वाले कान है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप्ड होते हैं, और इसीलिए ये सुनने के साथ साथ जो है बैलेंस का काम भी करता है। और अगर अपन आँखों की बात करें तो सिंपल नेत्र हैं, जैसे अपने होते हैं सिंपल आइज हैं, और ये गड्ढे में रहती हैं और चारों तरफ ये घूमती रहती हैं, इसलिए ये सभी तरह आसानी से देख सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज। अब देखो इसमें लास्ट में है जनन तंत्र। तो अपन पहले देखो मेल, क्योंकि ये एक लिंगी है तो नर और मादा अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। तो इसमें आप देखो जो किडनी है, जो वृक्क हैं, उन वृक्क के ऊपर बिल्कुल चावल जैसे पीले रंग के वृषण या टेस्टिस यहाँ पे उपस्थित होती है, और ये इससे जो है किडनी से जुड़ी रहती है। और इसी के थ्रू, क्योंकि इसमें देखो यूरिन का और स्पर्म का दोनों का आप एक तरह से कहोगे पाथ या नली एक जैसी एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए जो शुक्राणु हैं वो टेस्टिस में या वृषण में बनते हैं, और फिर आपको थोड़ी सी ये धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे अपन क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनियाँ। ठीक है, तो इनकी सहायता, जैसे वॉश डिफरेंस है या फ्रेंसिया है, इनके सहायता से ये किस में चली जाती है, वृक्क के अंदर चली जाती है। और वृक्क से जो है फिर मूत्रवाहिनी, यानी मूत्रवाहिनी है उसको अपन यूरिनोजेनिटल डक्ट यानी कि दोनों बोलेंगे, स्पर्म भी इसमें से ही आ रहे हैं और जो यूरिन है वो भी इसमें से आ रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मूत्र जनन वाहिनी।
दोनों की एक साथ ही है। फिर उसके बाद में ये रेक्टम में खुलती है और फिर जो है अवस्कर द्वारा या एनएस द्वारा जो है बाहर को जैसे यूरिन त्यागा जाता है वैसे ही यहाँ पे स्पर्म्स को त्यागा जाता है। तो सिंपल सी इसमें स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक जोड़ी टेस्टिस मिलते हैं, एक जोड़ी यहाँ पे आपको वो मिलेगी यूरिनो ट्यूब, और फिर उसके बाद में ये इसके अवस्कर की सहायता से बाहर प्रजनन क्रिया के टाइम में त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला है फीमेल। अब फीमेल में यहाँ आप देख रहे हो कि आपको एक जोड़ी यहाँ पे अंडाशय या ओवरी दिखाई दे रही है, और ओवरी के बाद में यहाँ पे आपको बहुत लंबी सी अलग से ओविडक्ट जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है वो इसी तरीके से है कि ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे ओविडक्ट है लंबी, और वो दिखाई दे रही है। जो इसमें अंडाशय होते हैं वो जो आपको इसमें बहुत लाइट दिखाई दे रहे हैं, आप अपने डायग्राम में देखिए कि बिल्कुल जैसे कोई छलनी या नेट जैसी स्ट्रक्चर होती है वो होती है, और उसी से जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो ओविडक्ट है, जिसकी सहायता से नीचे इसकी ओविडक्ट में जाके फिर वो कहाँ चली जाती है, फिर वो जाके मलाशय में या रेक्टम में जाके खुल जाती है। तो इसमें वन पेयर क्या हो गई, ओवरी हो गई, वन पेयर ओविडक्ट हो गई, और फिर उसके बाद में ये कॉमन जाके किसके अंदर खुल जाते हैं, रेक्टम के अंदर जाके जाते हैं। और जो फीमेल है वो फीमेल ग्रुप के रूप में जो है, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, फीमेल भी अंडे निकाल देती है पानी में और मेल भी, और फिर जो है फर्टिलाइजेशन का होता है बाहर होता है बॉडी से बाहर, इसलिए। फिर यहाँ पे देखो कि जो फीमेल है वो फीमेल एक बार में लगभग 2,500 से 3,000 तक अंडे देती है, और फिर उसमें जो है ये सारे के सारे चिपके से रहते हैं। फिर जैसे ही निषेचन हो जाता है तो इसमें से लार्वा निकलता है, और इसका लार्वा क्या कहलाता है, टेडपोल। तो इस तरीके से जो है आज ये इतना समय आपको करा रही हूँ, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपन देखें, आर्थिक महत्व देखें, तो ये अपने लिए अच्छा है, मतलब हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यूजफुल है, क्योंकि ये कीटों को खाता है सबसे पहली बात, तो उससे हमारी जो क्रॉप है उससे संबंधित प्रोटेक्शन होता है। फिर उसके बाद में कि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी बैलेंस करके चलता है, तो इसलिए जो है क्यों, क्योंकि ये एक हमारे फूड साइकिल है या फूड चेन है उसकी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। फिर उसके बाद में देखो कहीं कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इसको खाया भी जाता है, तो इसको फूड के रूप में भी लेते हैं, तो इसलिए जो है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, अच्छा है, और ये हमारे लिए एक यूजफुल एनिमल है। पहले इसको डिसेक्शन कराया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होने के कारण जो है डिसेक्शन को रोक दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम जो है वो मेंढक रह गए थे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट यूनिट अपनी साइकोलॉजी वाली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।